और अभी आपको अहम खबर दें, आपको बताएं कोरोना वायरस की चौथी लहर का खतरा। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में ईद पर तफरीही मकामात बंद रखने का फैसला। इंतजामिया ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। बड़े पार्क और तफरीही मकामात की बंदिश के हवाले से लिस्टों की तैयारी। तफरीही मकामात के रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात होंगे और ईद पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स भी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है, जबकि बड़े पार्क और तफरीही मकामात की बंदिश के हवाले से लिस्ट की तैयारियां। तफरीही मकामात के रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात होंगे और ईद पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स भी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। कोरोना की चौथी लहर का खतरा है। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में ईद पर तफरीही मकामात बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। इंतजामिया ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है, जबकि बड़े पार्क और तफरीही मकामात की बंदिश के हवाले से लिस्ट की तैयारी भी कर ली गई। तफरीही मकामात के रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात होंगे और ईद पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स भी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। आपको बताएं कोरोना वायरस की चौथी लहर का शदीद खतरा है और जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में ईद पर तफरीही मकामात बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। इंतजामिया ने नई तफरीही मकामात के हवाले से हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। बड़े पार्क और तफरीही मकामात की बंदिश के हवाले से लिस्टों की तैयारी। तफरीही मकामात के रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात होंगे और ईद पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स भी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि कोरोना वायरस की चौथी लहर का खतरा है। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में ईद पर तफरीही मकामात बंद रखने का फैसला है और इस वक्त इंतजामिया ने नई हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। बड़े पार्क और तफरीही मकामात की बंदिश के हवाले से लिस्टों की तैयारी। तफरीही मकामात के रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात होंगे। इसी पर बात करेंगे, गौहर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी गौहर, बताइएगा, लिस्टें तैयार कर ली गई हैं, कौन कौन से तफरीही मकामात हैं जो कि बैन होंगे, पाबंद होंगे आवाम उसके? जी बिल्कुल, ईद पर कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान में ईद से कबल डेल्टा वायरस की एंट्री हुई है। ये भी कोरोना वायरस की एक किस्म है, जिसके बाद एक दफा फिर से मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में जो कोरोना केसेज हैं उनकी तादाद में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पंजाब के तमाम अजला की इंतजामिया ने ईद पर तफरीही मकामात बंद रखने के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली है। ईद की तो छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इस दौरान जो है तमाम जो तफरीही मकामात हैं वो बंद रहेंगे। बड़े पार्क और तफरीही मकामात की बंदिश के हवाले से तमाम अजला की जो इंतजामिया है उनकी जानिब से लिस्टों की तैयारी का अमल जारी है। जो बड़े तफरीही मकामात है जहां पर ईद के मौके पर या किसी भी त्यौहार के मौके पर लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, वहां पर लोगों की नकलो हमल रोकने के हवाले से हिकमत अमली में यह भी फैसला किया गया है कि शहर के बड़े जो तफरीही मकामात है उधर के आने और जाने वाले जो रास्ते हैं उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। वहां पर पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे और खास तौर पर जिले इंतजामिया की जानिब से जो तमाम जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनकी ईद की छुट्टियां भी खत्म कर दी गई हैं। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो कोरोना SOPs के हवाले से ड्यूटियों पर मौजूद होंगे। और आज एक बड़ी डेवलपमेंट मुल्तान में ये भी हुई है कि कोरोना वायरस के बढ़ते वार और SOPs पर अमल दरामद के हवाले से एक दफा फिर से मुल्तान इंतजामिया की जानिब से फौज को भी तलब कर लिया गया है। फौज दोबारा से तमाम जो मार्केट्स है, पार्क है, यहाँ पर दौरा करेगी और जो SOPs की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एक दफा फिर से भरपूर अंदाज में कार्रवाइयों का आगाज किया जाएगा। पार्क्स की बंदिश के हवाले से जो हतमी नोटिफिकेशन है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किया जाएगा। और इस अभी तक की सूरत हाल ये है कि पंजाब की तमाम जो जिले इंतजामिया है उन्होंने बंदिश के हवाले से जो काम जो है ईद के हवाले से प्लान है वो मुरतब कर लिया है। जी अच्छा, ये जो प्लान मुरतब किया गया है गौहर, इसके की पॉइंट्स जो है, की पॉइंट्स कौन से हैं? बिल्कुल, इसके की पॉइंट्स यही है कि शहर के जो बड़े जो पार्क हैं, तफरीही मकामात हैं, उन्हें बंद किया जाएगा। अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में बड़ी तादाद में लोग जो है जिना पार्क का रुख करते हैं, अवामी पार्क है, उस जगह को बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ जो दरिया के करीब जो इलाके हैं वहां पर जो लोग जो है तफरीही मकामात का उनका रुख करते हैं, उन इलाकों को भी बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ड्राई लैंड है, बच्चों के लिए जो बने हुए जगह है, बड़ी तादाद में बच्चे फैमिलीज के हमरा वहां का रुख करती है, इनको भी बंद किया जाएगा। इसी हवाले से यही लिस्ट मुरतब की जा रही है कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के कौन कौन से बड़े सियाती मकामात हैं जिनमें फोर्ट मंजू है, बड़ी तादाद में लोग ईद पर वहां का रुख करते हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि हतमी नोटिफिकेशन के बाद जो है इन तमाम जो सियाती मकामात हैं इनको सयाहों के लिए और शहरियों के लिए बंद कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, गौहर रहमान हमारे साथ मौजूद थे।
अभी एक और हम खबर दें आपको मुल्तान से, जहां पर जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की कार्रवाई सामने आई है। गौसिया कॉलोनी में घर से जाली अद्वियात की भारी खेप बरामद हुई। मरकजी मुलजिम फरार हो चुका है, जबकि 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। महकमा सेहत जाली अद्वियात की मालियत 3 करोड़ रुपए है, जबकि मुलजिमान सरकारी अस्पतालों की अद्वियात नया लेबल लगा के सप्लाई करते हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अली खान, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी सरदार अली खान, बताइएगा इस सवाल से क्या तफसीलात हैं? मुल्तान में जिला इंतजामिया और महकमा सेहत ने पुलिस के हमरा जो है वो जाली अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, जिसके दौरान गौसिया कॉलोनी में वाक़या घर से जाली अद्वियात की जो है भारी खेप बरामद कर ली गई है। मरकजी मुलजिम मोहम्मद अफजल मौके से जो है वो फरार हो गया, जबकि उसके बेटे समेत 2 मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बरामद की गई अद्वियात में सरकारी अस्पतालों और महकमा सेहत की अद्वियात भी शामिल हैं। जाली अद्वियात की बताया जा रहा है कि मालियत 3 करोड़ रुपए के करीब बनती है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद भी जो है वो महकमा सेहत के साथ की टीमों के साथ जो है वो मौका पर पहुंच गए थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मरकजी जो मुलजिम है पहले भी दोबारा गिरफ्तार हो चुका है और जल्द उसको जो है वो दोबारा भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उनका मजीद ये भी कहना था कि इंसानी जिंदगियों से खेलने वालों को जो है वो कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार अली खान हमारे साथ मौजूद थे। मरकजी मुलजिम फरार हो चुके, 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सरगोदा में रूरल हेल्थ सेंटर रोहिशन के मुलाजमीन की खवातीन मरीजों से नाज़ेबा हरकत। सरगोदा में रोही की खबर पर रूरल हेल्थ सेंटर रोहिशन के अमले के खिलाफ एक्शन। सेंट्री वर्कर मोहम्मद बिलाल और वार्ड सर्वेंट साकिब रजा के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मुलजिम आने वाले मुलाजमीन के हवाले से खवातीन मरीजों से नाज़ेबा हरकत करते थे। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी सरगोदा डॉक्टर राइस समीउल्लाह ने इंक्वायरी शुरू करवा दी, मुलाजमीन के तबादले कर दिए। इंक्वायरी ऑफिसर की जानिब से ये बताया गया और इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर भी कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा मोहसिन मुल्क से। कहिएगा, तबादले कर दिए गए हैं मुलाजमीन के? जी बिल्कुल, तबादले किए गए हैं, बल्कि इसके ऊपर इंक्वायरी की गई है। गुज़श्ता रोज रोही ने इस खबर की निशानदेही की थी जिसमें खवातीन ने रूरल हेल्थ सेंटर हुज्जन में एक एहतजाज भी किया था और इस सारे मामले पर खबर नशर होने के बाद सीईओ हेल्थ राइस समीउल्लाह ने फौरी इंक्वायरी के 2 लेटर जारी किए हैं, जिसमें दोनों मुलाजमीन को इस इंक्वायरी में शामिल किया गया है। इंक्वायरी ऑफिसर तैनात कर दिए हैं और इंक्वायरी रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर पेश करने की भी हदायत जारी की गई है। इस सारे मामले में हुज्जन हेल्थ जो रूरल हेल्थ सेंटर है वहां पर आज जो आला हुकाम है इनका विजिट भी मुमकिन तौर पर है और वहां पर जाकर तमाम तर जो हालात हैं और वाकयात हैं उनको कलम बंद किया जाएगा, जिसके बाद इस तमाम तर वाक़े पर जामे रिपोर्ट जो है वो जुमे के रोज पेश की जाएगी। इस मामले में रोही ने इस मामले की निशानदेही की थी, जिसके बाद ये तमाम तर मामला जो है इन एक्शन है इस वक्त। जी इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई जाएगी। मोहसिन मुल्क आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सरगोदा में रोही बना शहरियों की आवाज। रोही ने शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी जमा होने वाले पानी की निशानदेही की, तो कंटोनमेंट बोर्ड अमले ने पानी की निकासी का अमल ठीक कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मौसम मुल्क। जी मौसम, बताइएगा। जी, रोही टेलीविजन पर खबर नशर होने के बाद कंटोनमेंट का अमला इस वक्त हाई अलर्ट पे आ गया है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त सफाई मुहिम जारी है। जहां जहां निशानदेही की थी वहां से पानी निकाला जा रहा है। हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है, बुलडोजर यहां पर आ गया है और डोजर के जरिए इस वक्त पानी निकाला जा रहा है। टीमें एक्टिव हो गई हैं, सुपरवाइजर्स खुद टीमों की निगरानी कर रहे हैं। जहां जहां भी पानी है, इस वक्त मैं मौजूद हूं सरगोदा यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 के सामने। ये यूनिवर्सिटी रोड है जहां पर पानी मौजूद था, बिल्कुल खत्म हो गया, तकरीबन खत्म होने के नजदीक है। हमारे साथ इस वक्त सुपरवाइजर कंटोनमेंट बोर्ड मौजूद है। हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? मोहसिन भाई सलाम अलैकुम। रूही टीवी वालों ने हमारी जो खबर चलाई थी ना जी बारिश के पानी की, तो वो उसमें से तकरीबन हमने 50% जो क्लियर कर लिया है। यूनिवर्सिटी रोड, सरकरडाज रोड, पीएफ रोड, खालिद बिन वलीद रोड जो तकरीबन हमारे मेन रोड है, तो बाकी जो रह गया वो तकरीबन हम 1 घंटे के अंदर अंदर इसको क्लियर कर देंगे सर। तो अभी ये सारा क्लियर हो जाएगा जी? हमारा जब तक काम क्लियर नहीं होगा उतनी देर तक हमारा ऑर्डर है कि आपने छुट्टी नहीं करनी है, चाहे वो रात के 10 क्यों ना बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए। रोड अपने जितने भी कंटोनमेंट बोर्ड के वो सारे क्लियर करने के बाद छुट्टी करते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? ये रोही साहब का शुक्रिया जिन्होंने ये खबर चलाई है। हमारी अब्दुल्ला ऑफी की रिपोर्ट है। ठीक है जी, शहरी भी खुश है, काम हो रहा है। और इस वक्त जो तमाम वो इलाके जो नशेबी इलाके थे कंटोनमेंट बोर्ड के
अंडर कंटोनमेंट के इदारे ने रोई की खबर नशर होने के बाद सख्त नोटिस लेते हुए टीमों को हाई अलर्ट कर दिया और इस वक्त टीमें जगह जगह पर मौजूद हैं को साफ करने के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौसम मुल्क हमारे साथ मौजूद थे। बहावलपुर में 2 रोज कबल होने वाली बारिश के बाद अभी तक आरसी मवेशी मंडियों में छांव और नक्कासी आब का इंतजाम नहीं किया जा सका। व्यापारियों को क्या मसाइल दरपेश हैं, जानते हैं अत्थर लाशारी से। अत्थर, अपडेट करिएगा। बिल्कुल जी, जो आरजी मवेशी मंडियां कायम की गई हैं ईद कुर्बान के लिए, वहां पर जानवर तो मौजूद हैं। अब यहां पर बारिश के बाद हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए हैं, लेकिन आज फिर दोबारा बारिश का खतरा है, जिसके बाद यहां पर जो मवेशी लेकर लोग आए हुए हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। अच्छा सर जी, क्या हालात हैं और कुछ सीधा सीधे पे? हाँ, हालात तो कुछ सही है। अभी गर्मी है, माल धूप में थोड़ा सा जल रहा है ऐसे ही, और माल सही बिकता है अभी। अच्छा जी हाँ। आपके बैठने की भी अभी जगह नहीं है? कोई जगह नहीं, हम भी धूप में बैठे हैं। अच्छा, जी। और बारिश आती है तो फिर मसला बहुत खराब हो जाएगा, माल बीमार हो जाएगा। अच्छा। हाँ, जानवर बड़ा हंस रहे हैं, अभी गर्मी में जल रहे हैं। जानवर अभी गर्मी में जल रहे हैं। सुना है सर, क्या हालात चल रहे हैं? बस हालत ये देखते हो सर, ये जानवर का हालत कैसे करता है। ये 1 लाख रुपए का जानवर है, बीमार हो जाए बड़ा मसला। हम तो गरीब लोगों को फिर कहाँ पूरा होएगा? कहाँ पूरा होगा? अभी तक 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसके बाद अभी तक खैमे नहीं लगाए जा सके। अभी उसकी सेटिंग कर रहे हैं, लेकिन दोबारा बारिश का जो है वो खदशा मौजूद है। और जो मवेशी लेकर आए हैं लोग, उनका यही कहना है कि अगर बारिश आ गई, जानवर बीमार हो गए तो 1-1 लाख 30,000 का बकरा है, तो उनका नुकसान हो गया तो हम गरीब लोग हैं, हम कहां से पूरा करेंगे? बारिश होने के बायस मसाइल बढ़ रहे हैं। अत्थर लाशारी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ईद उल अजहा करीब आते ही बकरा मंडी की रौनकें बढ़ गई हैं। मंडी में आए खरीदार महंगाई से परेशान हो चुके हैं, जबकि व्यापारी भी मुंह मांगी कीमत मिलने के ख्वाहिशमंद दिखाई दे रहे हैं। इसी हमारे से बात करेंगे आशिर अशफाक से। जी आशिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी ईद उल अजहा के हवाले से तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। बकर मंडी सज चुकी है और खरीदारी के लिए, जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। भाव ताव तय किए जा रहे हैं। खसूस तौर के ऊपर डेरा गाजी खान की मंडी में मोहम्मदपुरी नस्ल के जो बकरे हैं वो शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मोहम्मदपुर से लाए जाते हैं और खसूसी तौर के ऊपर यहाँ पर उनकी जो मांग है उसमें भी इजाफा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नस्ल के ये बकरे हैं, सफ़ेद रंग के ये बकरे हैं। यहाँ पर शहरियों की तवज्जो का जो मरकज़ बने हुए हैं और साथ ही साथ इनकी जो खरीदारी का अमल है, जो इनके भाव ताव हैं वो भी यहाँ पर तय किए जा रहे हैं। मोहम्मदपुरी नस्ल के बकरे की खरीदारी भरपूर तरीके से जा रही है। जी भाई, कितने का आप दे रहे हैं? एक होगा 75,000 के हिसाब से। 75,000 रुपये का जी इसकी डिमांड की जा रही है। और साथ ही साथ कस्टमर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसी देख रहे हैं मंडी को? माल है, बहुत प्यारा माल है, लेकिन रेट बहुत ज्यादा। रेट कम करना चाहिए, बहुत कम करने चाहिए, लेकिन उनकी भी मेहनत है। मुनासिब करेंगे तो बात बन जाएगी। मुनासिब किया जाएगा कि जी। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मियांवाली में ईद कुर्बान के करीब आते ही चारे की मांग में इजाफा हो गया है। दुकानदार का कहना है कि चारा 6 से 10 रुपए महंगा हो गया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मिजाज से। अख्तर, कहिएगा, चारा महंगा हो गया? जी बिल्कुल, बकरा ईद के करीब आते ही जहां पर जानवरों, दुम्बों, बकरों की मांग में इजाफा हुआ है, वहीं पर घास की मांग में भी इजाफा हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जानवर खरीद लिए हैं और उनको खिलाने के लिए, उनको सेहतमंद रखने के लिए घास की खासी जरूरत रहती है। यहाँ पे कुछ खरीदार मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात करते हैं। किसी गिन आया हो अच्छा जनाब, घा घेना है जनाब, लूसण पुत्रा जैसे साड़ी मर्जी है गेंदा जनाब। अच्छा घा है, दोमे वास्ते गेंदे पाया, अल्लाह ताला इन्होंने बहु देवे, ते बड़ा अच्छा घा है जनाब। जी बिल्कुल जनाब, जैसा कि आपने सुना, दुम्बे के लिए घास लेने के लिए आए। तुसा दसो दुकानदार हो, केड़ा केड़ा तुहाडे कोल घा है, किन्नी किलो विकदा है ते क्या हुण ज्यादा विकदा पिया जे उससे पहले विकदा है? हुण उससे पहले नाल हुण ज्यादा विकदा पे, लोकां दी खरीदारी ज्यादा थी गई है। लेले बकरे गांव मां अगे पीछे ते अगे नाल 5-10 रुपये हुण मांगे थी गई। जो जिम्मेदार याद है भई दिहाड़न सारे घा पटन, खादा मांगियन, पानी मांगा है, बस इस तरीके नाल सानू मांगा डींदे 10-5 असीं मांगा भी चेने आ। बहरहाल बात ही अगे नाल 200 तू मान हुणी भी चेंदे पां ते अगे 200 तू मान विकदा रहे। ए लूसण जो है मांग में इजाफा हो गया है। अख्तर मिजाज साहब का शुक्रिया। अदालती हुक्म के बावजूद मेडिकल सर्टिफिकेट ताखीर से क्यों दिया? MSDHQ अस्पताल बिहाड़ी तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। अदालत ने MS डॉक्टर फासिल की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है।
पुलिस थाना दानेवाल और एलीट फोर्स की भारी नफरी एमएस ऑफिस के बाहर पहुंच गई। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की डीएचके अस्पताल बंद करने की धमकी। इमरजेंसी बंद होने की वजह से मरीज परेशान हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। अदालती हुक्म के बावजूद मेडिकल सर्टिफिकेट ताखीर से क्यों दिया? एमएसटीएचक्यू अस्पताल विहाड़ी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार। अदालत ने एमएस डॉक्टर फाजिल की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। पुलिस थाना दानेवाल और एलीट फोर्स की भारी नफरी एमएस ऑफिस के बाहर पहुंच गई। डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ के डीएचक्यू अस्पताल बंद करने की धमकी, जबकि इमरजेंसी बंद होने की वजह से मरीज परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। एमएसटीएचक्यू अस्पताल विहाड़ी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार पाए गए। अदालत ने एमएस डॉक्टर फाजिल की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। पुलिस थाना दानेवाल और एलीट फोर्स की भारी नफरी एमएस ऑफिस के बाहर पहुंच गई है। इसी पर बात करेंगे हाफिज साले मोहम्मद से। कहिएगा, एमएस की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया? जी बिल्कुल, आज सिविल जज आसिफ नवाज की जानिब से तौहीन अदालत का नोटिस भेजा गया एमएसडीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर फाजिल को, जो उनकी तरफ से अदालत में बुलाए जाने पर जो है वो एमएस डॉक्टर फाजिल नहीं पहुंचे, जिस पर पुलिस थाना दानेवाल को और एलीट फोर्स को जो है वो वहाँ पे उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा गया ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन जैसे ही वाईडीए और पीएमए को पता चला स्टाफ नर्सिस को, तो फौरी तौर पर एमएस के दफ्तर को जो है उनका घेराव कर लिया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि जब तक कोई बाकायदा तौर पर लाहे अमल नहीं होता तब तक जो है वो हम एमएस की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। जबकि पुलिस उसी वक्त जो है वापस चली गई, लेकिन स्टाफ नर्सिस ने और डॉक्टर ने इमरजेंसी बंद कर दी, जिसकी वजह से मरीज जो है वो ख्वार होने लगे और उस वक्त तक अभी तक जो है वो फिलहाल इमरजेंसी बंद है। और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से ये जो बिला जवाब गिरफ्तारी के जो ऑर्डर लाए गए हैं इनके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे और जब तक इस तरह के ऑर्डर बंद नहीं किए जाते तब तक हमारा एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि पीएमए के प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहा गया कि हम इस मामले को इफ़हाम तफहीम के साथ जल्द हल कर लेंगे और जज की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया इसको भी वापस करवा दिया जाएगा। जी, एहतजाज का कह दिया गया है। हाफिज साले मोहम्मद, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, रंगपुर में चीनी 105 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी, जबकि चीनी की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे राना परवेज अख्तर से। राना परवेज, कहिएगा, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, रंगपुर में महंगाई का जिन है जो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई से जो है वो शहरी परेशान है। महंगाई में मुसलसल इजाफे से शहरियों का जीना जो है वो दोपर हो चुका है। अगर बात की जाए चीनी की कीमत के हवाले से तो चीनी की जो कीमत है वो 95 रुपये पर केजी से बढ़कर जो है वो 105 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है और 50 किलो चीनी का जो पैक है वो 5000 रुपये में फरोख्त हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि बढ़ती हुई कीमतों से इनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बताइएगा कि चीनी की कीमत में जो इजाफा हुआ है क्या कहेंगे इस हवाले से? सर हम बहुत परेशान हैं। 400 रुपये हमारी दिहाड़िया मजदूर आदमी हैं हम, और महंगाई जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। लिहाजा हमें हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम जो है वो अपने लिए कुछ चीज़ें खाने पीने की अशिया खरीद सके। घी जो है 300 रुपये किलो है और चीनी 105 रुपये हो गई है, जिससे हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना है कि हम खाने के लिए चीज़ें ले जाएं, घर के बच्चों के लिए दवाई ले जाएं। हम हुकूमत जो है ये क्रिकेट नहीं खेल रही, ये क्रिकेट को छोड़ें अब और महंगाई पर तवज्जो दें ताकि गरीब आवाम जो है अपने लिए कुछ चीज़ें खरीद सके। मेरे साथ दूसरे शहरी भी किया जाए। राना परवेज, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुल्तान में 7 स्कूल्स को एलिमेंट्री से हाई स्कूल्स में अपग्रेड कर दिया गया है। इसी पर मजीद आपको बताएं कि यहाँ पर अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अलिशबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान के 7 स्कूलों को एलिमेंट्री से हाई में अपग्रेड किया गया है और ये 7 स्कूल जो हैं तालबात के स्कूल हैं, बच्चियों के स्कूल हैं। इसलिए अपग्रेड भी किया गया है कि आसपास कोई हाई स्कूल नहीं था, बच्चियां जो हैं अपनी तालीम जारी रख सकें। इसी सिलसिले में मेरे साथ डिप्टी डीओ सिटी सुल्ताना असलम राना साहिबा मौजूद है। इनसे जान लेते हैं कौन कौन से स्कूल अपग्रेड किए गए हैं और इनकी कितनी ज़रूरत थी इनको अपग्रेड करने की। जी बताइए। ये नीड बेस जो थे प्रोजेक्ट उनमें से उठाया गया है। एलिमेंट्री स्कूलों के बाद कोई हाई स्कूल नहीं था उनकी आबादी में
اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ ہمارا ایک سیٹ اپ ہے موجودہ، بہت سے علاقوں میں ابھی بھی بیٹیوں کو پڑھانا کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اسکول دور ہونے کی وجہ سے وہ ایک سالڈ ریزن آ رہی تھی، اور اس کرائٹیریا کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب نے اور ان کے بہاف پہ ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب اور سیکرٹری ایجوکیشن ہمارے وہ اور ہماری ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی جو ہے اس نے یہ سٹیپ اٹھایا کہ نیئرسٹ فیزیبلٹیز لے کے اور ان کے اوپر ان 7 اسکولوں کو اپ گریڈ کرا دیا گیا۔ جی بالکل 7 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، جس میں سے گورنمنٹ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ الشبہ، ہمارے ساتھ موجود تھی ملتان میں وومن یونیورسٹی کا طالبات کو خود مختار بنانے بارے آسن اقدام۔ اسی پر مزید بات کریں گے سہیرا طارق سے۔ سہیرا اپڈیٹ کریے گا۔ خواتین یونیورسٹی کی جانب سے طالبات کو خود مختار بنانے کے حوالے سے اچھا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ وومن یونیورسٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ خواتین کو تعلیم کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے اور ان کو تربیت بھی دی جائے گی کہ کس طرح آپ نے اپنی تعلیم کے بعد اپنے متعلقہ سبجیکٹ میں ملازمت کرنی ہے، کیونکہ خواتین یونیورسٹی میں آنے والی زیادہ تر جو طالبات ہیں ان کی تعداد ایسے گھرانوں سے ہوتی ہے کہ جہاں پر خواتین کو باہر جانے کے مواقع کم ملتے ہیں۔ گھر بیٹھے خواتین کس طرح سے اپنا روزگار کما سکتی ہیں، اس حوالے سے سماجی تنظیم کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تربیتی سیشنز جو ہیں وہ کروائے جائیں گے، اور ساتھ میں یونیورسٹی میں جدید آئی ٹی سسٹم جو ہے وہ بھی قائم کیا جائے گا جہاں پر طالبات کو روزگار کا جو ہے وہ موقع مل سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبات کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ سہیرا آپ کا شکریہ۔ دوسری جانب کام کروانا ہے تو کورونا ویکسینیشن کروانا لازمی ہوگی۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آفس بہاولپور میں 9 ویکسینیشن سروسز پر عملی کام شروع کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے محمود ظہیر سے۔ جی محمود ظہیر بتائیے گا۔ ویکسینیشن نہیں تو سروسز نہیں، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آفس میں اس پر اپلائی شروع کر دیا گیا ہے۔ میں اس وقت ڈپٹی کمشنر آفس میں موجود ہوں جہاں پر ویکسینیشن ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ شرط رکھ دی گئی ہے ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملنے کے لیے یا کسی بھی سروس کے حوالے سے، اگر ڈپٹی کمشنر آفس میں آپ نے کوئی سروس لینی ہے یا پھر جو یہاں کے سرکاری ملازمین ہیں وہ کوئی بھی بغیر ویکسینیشن کے یہاں پر آ کے نہ سروسز لے سکتے ہیں، نہ کام لے سکتے ہیں، نہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ آپ ڈپٹی کمشنر آفس میں ملازم ہیں، آپ نے ویکسینیشن کروائی ابھی؟ جی ماشاءاللہ ہم نے کرائی ہے، اور باقیوں کو بھی چاہیے، یہ کرانی چاہیے، کوئی اس میں ڈاؤٹ وغیرہ نہیں ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں یا کچھ ہے۔ ہم نے خود بھی کرائی ہے، اپنے بچوں کو بھی کرائی ہے، اور ہمارے جتنے کلیگ ہیں سب کروا رہے ہیں۔ تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے، آپ میرے ساتھ ٹھہرے نا ذرا، ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس طرح کو آرڈر کیا ہے کہ جس کی ویکسینیشن نہ ہو اس کو اندر نہیں آنے دینا؟ جی سر، جو بھی ساحل آئے گا پہلے وہ ویکسین لگوائے گا پھر اندر جائے گا، ادروائز نہیں جائے گا اندر۔ تو اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ ہم نے انہیں لگوائی ہوئی ہے تو پھر آپ لوگ کیسے چیک کرتے ہیں کہ اس کو لگی ہوئی ہے پہلے یا نہیں لگی ہوئی؟ جی وہ سینے سے سینڈ کرتے ہیں ہم اس نمبر پر، پھر آ جاتا ہے کہ جس کی ویکسین ہوئی ہے۔ پھر آپ اندر جانے دیتے ہیں؟ جی سر، جب جانے دیں گے۔ تو سروسز بھی اسی طریقے سے یہاں پر جو ملازمین ہیں ان سے نہیں مل رہی ہے، ان کو لوگوں کو ملے گی جو صرف ویکسینیشن کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمود ظہیر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ملتان کی بات کریں تو برٹش کونسل ممبرز کا شہباز شریف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ۔ ایم ایس ڈاکٹر راؤ امجد سمیت دیگر عملے نے برٹش کونسل ممبرز کا استقبال کیا۔ الیکس بالنیکر اور ثنا ضیاء کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ برٹش کونسل ممبرز کو شہباز شریف اسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ بھی کرایا گیا۔ ایم ایس اسپتال اور برٹش کونسل ممبرز کے مابین صحت کے شعبے پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ اسپتال میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں کے حوالے سے برٹش کونسل ممبر کو بریفنگ دی گئی، جبکہ الیکس بالنیگر نے ملتان میں صحت انصاف کارڈ کی فراہمی بارے بھی پوچھا۔ الیکس بالنیگر صحت کے مختلف شعبوں میں تعاون کی بھی یقین دہانی کرواتے رہے۔ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں، حکومت کی جانب سے بنولا اور کپاس پر سیلز ٹیکس پر لگانے پر ملتان انڈسٹریل بورڈ کے نائب صدر میاں راشد اقبال کا کہنا ہے کہ کپاس پر بھاری ٹیکس عائد ہونے سے کپڑا مزید مہنگا ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے امجد ملک سے۔ امجد بتائے گا۔ جی، حکومت کی جانب سے جو سیلز ٹیکس ہے کپاس میں 17% اس کے اوپر لگایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آئل ہے اس کو بھی مہنگا کر دیا گیا، اس کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور انڈسٹری اسٹیٹ سے جو جڑے ہوئے کاروباری شخصیات ہیں وہ اس صورتحال میں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کیا کیا پریشانی آگے ہو سکتی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ملتان انڈسٹریل اسٹیٹ کے بورڈ آف مینجمنٹ کے نائب صدر میاں راشد اقبال صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ کیا کہیں گے حکومت کی جانب سے جو ایک دم سے اتنے ٹیکس لگائے گئے ہیں؟ حکومت نے بنولا کے تیل پر 17.5% سیل ٹیکس لگایا ہے، جبکہ کسی بھی اور خوردنی تیل کے اوپر سیل ٹیکس موجود نہیں ہے۔ میری حکومت سے التماس ہے
कि वो सब खुर्दनी तेलों को के साथ एक जैसा बर्ताव करें और बिनौले के ऊपर लगाया गया सेल टैक्स जो है उसको ख़त्म किया जाए। और इसके अलावा मेरी हुकूमत से ये भी दरख्वास्त है कि जो 1.5% टर्नओवर टैक्स जिनिंग फैक्ट्रियों के ऊपर लगाया गया है वो भी कपास की बुरी सूरत हाल के पेश नज़र मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि उसको भी वापस लिया जाए। जो इस तरह टैक्स लगाया गया, क्या समझते हैं कि खुर्दनी ऑयल कितना महंगा हो जाएगा, कपड़ा कितना ज्यादा महंगा हो जाएगा? खुर्दनी ऑयल तो आपने देख ही लिया कि जब से इसके ऊपर टैक्स लगने की बातें शुरू हुई हैं तो मार्केट में तकरीबन 20 से 25 रुपए किलो तक खुर्दनी तेल की कीमत बढ़ चुकी है। और अगर ये ही हाल रहा तो मेरा ख्याल है कि 20 से 25 रुपए फी किलो मजीद कीमत बढ़ने का चांस है। सर, कपड़ा कितना महंगा हो सकता है जो इस वक्त कपास महंगी कर दी गई इसीलिए? हाँ, जो 1.5% टर्नओवर टैक्स लगा है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में ये डाउन दी स्ट्रीम, क्योंकि ये जिनिंग फैक्ट्री पे लगा है और आपको पता है कि कपास की जो प्रोसेसिंग है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। काश्तकार से जिनिंग फैक्ट्रियों में आती है, जिनिंग फैक्ट्रियों से स्पिनिंग मिलों में जाती है, स्पिनिंग मिलों से वीविंग मिलों में जाती है और वीविंग मिलों से फिर फिनिशिंग एंड डाइंग यूनिट्स में जाती है जहां पर कपड़ा तैयार होता है जो सारफ की ज़रूरत के मुताबिक होता है। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरा ख्याल है कि कपड़ा भी 10 से 15% लाजमन महंगा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात कर रहे हैं। महंगा होने का इम्कान है। अमजद मलिक, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं, चेयरमैन पीएचए इशाक हुसैन जंजू और डीजी पीएचए सैयद शफकत रजा जनाब पार्क प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको भी ले चलते हैं। अजीम नाम की तरह हम इसको एक मिसाली पार्क बनाएंगे और ये प्योरली पब्लिक पार्क होगा। इसमें हमारे जो हाई अप्स हैं, मुझे उनका जिक्र करने में कोई अमर माने नहीं है। हमारे जी जरूर की आवाज में थोड़ा सा, हाँ जी, तो मेरी आवाज से ज्यादा लाउड किसकी होगी? तो मुझे ये जिक्र करने में कोई अमर माने नहीं है कि हमारे सेक्रेटरी साउथ जनाब लियाकत चट्टा साहब ने और बाकी हमारे जो दीगर अफसरान हैं, कमिश्नर साहब, हमारे चेयरमैन साहब, इन्होंने बड़ी ज़ाती दिलचस्पी ली है कि इस पार्क को वापस पीएचए की तहवील में लिया जाए और ना सिर्फ लिया जाए बल्कि इसको एक मिसाली पब्लिक पार्क की सूरत दी जाए, जिसके लिए हमारे पास एक अमली नमूना लाहौर के जिलानी पार्क का है। दीगर अच्छे पार्क जो हैं उनको भी हम अपने सामने रखेंगे। इसका बाकायदा एक प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसका लेआउट प्लान पहले से अगरचे मौजूद है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इसमें पब्लिक के लिए बेहतरीन सहूलियात, जिसमें ख़ास तौर पे लोग यहाँ पे जॉगिंग करना पसंद करते हैं, लोग यहाँ पे अलल सुबह वॉक करना पसंद करते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आना चाहते हैं, लोग आ भी रहे हैं, तो उनको हम हर तरह की सहूलत मैसर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मैं चेयरमैन साहब को दावत देता हूं कि वो बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मुल्तान की प्रेस का इंतहाई मशकूर हूं कि आपने यहाँ तशरीफ लाए। एक तारीखी मौका है, 20 साल बाद तकरीबन ये मेरे ख्याल में ऐसे ही मेजर साहब 20 साल बाद ये मौका है और मैं अपनी भी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मेरे ही दौर में, मेरे ही टेन्योर में ये एक तारीखी जो पार्क है जिसका नाम, जैसे हमारे डी साहब ने बताया, जनाब पार्क, जिसका हमारे कायद के नाम से है, हम इसको इंशाअल्लाह एक ऐसा तारीखी पार्क बनाएंगे। जैसे आपको पता है कि इमरान खान साहब का जो विजन है ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान के हवाले से, और जिस तरह हमने अपना इसका प्लान भी तैयार किया हुआ है, हमने तकरीबन आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले से अपने यहाँ जितने भी हमारे चौकीदार वगैरह थे और माली वगैरह, आज से हफ्ता पहले हमें काफ़ी लोगों की शिकायत मिली कि इसके पौधे जल रहे हैं, पार्क ख़राब हो रहा है। तो साफ ज़ाहिर जब बंदा किराएदार होता है तो वो उसको इस हिसाब से मेंटेन नहीं करता। तो हम इसको कोशिश करेंगे, इसकी एक एक नुक्कड़ संवारेंगे, इसको एक एक कोना बेहतर करेंगे, इसमें प्लांटेशन भी करेंगे, इसमें अर्बन फॉरेस्टेशन हम करना चाहते हैं इसमें खासा, और सैकड़ों के हिसाब से। मुल्तान में खिदमत आपकी दहलीज पर हफ्ता शजरकारी में इंतजामिया और पुलिस हम कदम हैं। इसी पर बात करेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताएगा।
جی بالکل، خدمت آپ کی دہلیز پروگرام فیز 2 کے تحت شہر بھر میں شجرکاری مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پر بھی شجرکاری بھرپور انداز میں کی جا رہی ہے۔ پولیس لائن میں اس وقت جو ہے RPO ملتان خرم علی شاہ کی جانب سے پودا لگایا گیا ہے، تمام پولیس اہلکاروں کی جانب سے بھی پودے لگائے گئے ہیں۔ خاص طور پر کمشنر ملتان بھی پولیس لائن تشریف لائے ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ RPO ملتان خرم علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے، شجرکاری کی طرف آپ کی بھی خاص طور پر توجہ ہے، شہر میں بھی شجرکاری کرتے ہیں، آپ نے کہا تھا پولیس لائن کو بھی کلین اینڈ گرین بنایا جائے گا، تو اسی سلسلے میں شجرکاری کریں، کیا پیغام دیں گے سر؟ جی یہ جیسے بنیادی طور پہ ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی، یہ کلین اور گرین انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا، اور خدمت آپ کی دہلیز پر گورنمنٹ کے بڑا یہ ایک انیشیٹو ہے جس پہ فوکس ہے پوری گورنمنٹ کا۔ تو اسی سلسلے میں آج یہ ہم نے یہاں پہ شجرکاری کی مہم کا افتتاح کیا، اس میں کمشنر صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ ان کی طرف سے یہ ہمیں پودے دیے گئے ہیں، ساتھ ٹیم ہے اور انہوں نے آج شجرکاری کی ہے، اور انشاءاللہ پولیس لائنز کو بھی اور تھانوں کو بھی اسی طرح ہم کلین اور گرین بنائیں گے۔ آج بالکل RPO کا کہنا ہے کہ پولیس لائن کے ساتھ ساتھ تھانوں کو بھی کلین اینڈ گرین بنایا جائے گا۔ کمشنر ملتان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، شہر میں شجرکاری کے ساتھ ساتھ جو تمام سرکاری ادارے ہیں ادھر بھی آپ وزٹ کر رہے ہیں، خود پودا لگا رہے ہیں، لوگوں کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اب تک جو شجرکاری کے حوالے سے پروگریس ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، آج کا تو یہ پورا انیشیٹو RPO صاحب کا تھا، اور خدمت آپ کی دہلیز پہ پولیس لائن ہمارے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہزاروں لوگ ڈیلی آتے ہیں۔ یہاں پر ایک پوری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ پیپل کے 50 بڑے درخت آج لگائے گئے ہیں، اور یہ ہمارا پورے ڈویژن میں بیسیکلی چل رہا ہے، اور RPO صاحب کا خود بڑا اس میں ایک انٹرسٹ ہے، شوق ہے ان کا پودے لگانے کا۔ پہلے جو ہماری ایئرپورٹ روڈ ہے اس پہ بھی انہوں نے افتتاح کیا تھا، وہاں بھی سینکڑوں پودے لگائے گئے۔ انشاءاللہ تعالی جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے، ان کا خواب ہے کلین اینڈ گرین پاکستان، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا بھی یہی عزم ہے۔ انہوں نے خاص طور پر یہ خدمت آپ کی دہلیز کا جو پروگرام چل رہا ہے اس میں ایک ہفتہ 12 سے 18 جولائی کا اسپیشل انہوں نے پلانٹیشن کر رکھا ہے۔ یہاں سے یہ ایک میسج جاتا ہے کہ کتنا ان کا فوکس ہے پلانٹیشن کے اوپر۔ تو انشاءاللہ تعالی جو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے ایشوز ہیں ان کو نمٹنے میں، ان کو ایڈریس کرنے میں اس سے بہت ہیلپ ملے گی، اور اگلی نسلیں جو ہیں ہماری ان کو ایک اچھا صاف ستھرا اور کلین اور اچھی آکسیجن والا خوبصورت پاکستان ملے گا انشاءاللہ۔ آنے والی نسلوں کو ایک خوبصورت پاکستان ملے گا۔ گوہر، آپ کا شکریہ۔ ڈی جی خان میں بھی خدمت آپ کی دہلیز پر مہم جاری ہے۔ اسی پر بات کریں گے عاشر اسفاق سے۔ جی عاشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزدار کی خصوصی ہدایت پر ڈیرہ غازی خان میں بھی خدمت آپ کی دہلیز کے حوالے سے مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی بات کی جائے تو محکمہ جنگلات کی جانب سے بھی باقاعدہ طور کے اوپر مختلف مقامات پر پودے جو ہے مزید شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے لگائے جا رہے ہیں، اور جو جنگل ہیں ان کو اگایا جا رہا ہے۔ خصوصی طور کے اوپر مختلف سکولز ہیں، مختلف دفاتر ہیں جہاں پر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے تمام تیاریاں جو ہیں وہ بھی مکمل کر لی گئی ہیں، شیڈیول بھی طے کر لیے گئے ہیں۔ خالد جوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈویژنل فارسٹ آفیسر، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا کون کون سے مقامات پر ایکٹیویٹیز کی جائیں گی، اور خدمت آپ کی دہلیز کے حوالے سے کیا کیا مزید فارسٹ ڈپارٹمنٹ ایکٹیویٹیز کرے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے خدمت آپ کی دہلیز کے سلسلے میں ہمارے پاس ایک مکمل شیڈول ہے جس میں مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے کہ سیریمنیز ہم کریں گے، بینرز اور ہورڈنگ وغیرہ لگائیں گے، اس کے علاوہ ماس ایفارسٹیشن کریں گے، انفارمیشن ڈیسک وغیرہ ہم بنا رہے ہیں۔ تو وہ 12 سے 18 تاریخ تک وہ ہفتہ ہم بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو تقریبات ہیں وہ 12 تاریخ سے شروع ہو چکی ہیں۔ 12 تاریخ کو ہم نے ڈی جی خان ضلع میں ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی میں پہلی تقریب کی تھی، اس میں ہم نے 350 پودا جات ہیں وہ لگائے تھے، اور اس کی اناگوریشن کمشنر صاحب نے اور وی سی صاحب نے کی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ تونسا شریف میں بھی ہم اپنی ایکٹیویٹیز جاری کیے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ تحصیل لیول تک ہم کام کر رہے ہیں تو تونسا شریف تحصیل میں بھی کام ہو رہا ہے سیم ڈے۔ اسی طرح جو کوٹ شوٹر تحصیل ہے وہاں پہ بھی اسسٹنٹ کمشنر ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں۔ فورٹ منرو میں بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ فورٹ منرو میں بھی ہم کام کر رہے ہیں، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن خدمت آپ کی دہلیز کے تحت کام گورنمنٹ ہائی اسکول تھیم والا میں خدمت ہفتہ شجرکاری مہم جاری ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حسن۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس ٹائم میں گورنمنٹ ہائی اسکول تھیم والا میں موجود ہوں، اور خدمت آپ کی دہلیز
फेज 2 का आगाज हो चुका है, जिसमें 10,000 पौधे सरकारी इमारतों में लगाए जाएंगे। इस टाइम मेरे साथ रेंज ऑफिसर और गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेडमास्टर मौजूद है। इस हवाले से मैं उनसे जान लेता हूं कि आप ये पौधे कहां पर लगाएंगे। जी सर, कहां पर लगाएंगे? खिदमत आपकी दहलीज पर हुकूमत पंजाब का प्रोग्राम है। 12 जुलाई तक 18 जुलाई तक हम पूरी तहसील अलीपुर में जितना सरकारी इदारे हैं, एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, इरिगेशन, उनको हम पौधे मुहैया करेंगे। और हमने कल एक बहुत बड़ा सेमिनार किया गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीपुर में। आज हमने सेमिनार किया गवर्नमेंट हाई स्कूल थईमवाला में। हेड मास्टर साहब के ताउन से हमने यहाँ 250 पौधे तलबा में तकसीम किए और तकरीबन 50 पौधे हमने यहाँ लगाए हैं। शुक्रिया। जी सर, आप बताइए क्या कि सही, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब रहीम यार खान के निजी स्कूल में पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम आलमी योम आबादी की मुनासबत से पोस्टर पेंटिंग का मुकाबला जारी है। इसी हवाले से मजीद जाने की आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, रहीम यार खान में पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम आलमी यौम आबादी की मुनासबत से निजी स्कूल में पेंटिंग का कंपटीशन जारी, जिसमें आप देख सकते हैं कि नन्हे जो बच्चे हैं उनके दरमियान पेंटिंग का मुकाबला जारी है। और ये खूबसूरत सा जो है आप देख सकते हैं पेंटिंग माशाल्लाह से खाना काबा बनाया गया। बच्चे, आज के दिन आपको क्या मैसेज दिया गया है? मैंने खाना काबा बनाया है और बच्चे ने खाना काबा बनाया और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, आपने क्या ये बनाया और आज जो है आपको उम्मीद है कि आपकी जो है कोई पोजीशन आएगी? मैंने आज खाना काबा बनाया है। ये आपकी पहली पोजीशन आएगी या सेकंड, ये बताएं? मेरी फर्स्ट आएगी, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन आएगी। और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी बच्चे, इन्होंने देखे हैं, ये इन्होंने हमारा सब जिलाली परचम बनाया, वतन से मोहब्बत है। बच्चे क्या कहना चाहेंगे? मुझे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैंने मुल्क का परचम बनाया है। बच्चे जो है एक ही टेबल पे बैठे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर। कल वक्त इतना ही।